देखिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से पहले। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप इसका जवाब देना मुझे, ठीक है? देखो मान लो यहाँ पर एक रोड है, ये रोड है, इसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है? ये इसका सेंटर है। आप इसके ऊपर एफ का फोर्स लगाते हो। ये रोड है, स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है। एक रोड है जिसका मास m है और लेंथ l है, और ये स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, और इसके सेंटर पे एक एफ का फोर्स लगा दिया गया। ये बताइए इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आएगा? बताओ। m मास की रोड है और एफ का फोर्स लगा दिया, इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आएगा? क्वेश्चन ये है, कोई बोल ही नहीं रहा। एक्सेलरेशन कितना आएगा इसके अंदर? हाँ जी, F/m का आएगा ना, इसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा F/m। ओके जी, ये बात सभी समझते हैं। अब एक केस और बताना आप। एक रोड है ये वाली, एक मास m लेंथ l स्मूथ सरफेस पे रखी हुई है, ये सेंटर इसका फोर्स यहाँ लगा दिया, इस वाले एंड पे लगातार एफ का फोर्स लगा रखा है एक एंड के ऊपर। अब बताइए एक्सेलरेशन कितना आएगा? हैं टाउ टाउ क्या भाई, ताऊ की याद आ रही है? फोर सेंटर से थोड़ा सा हटके क्या लगा, ताऊ की याद आ गई? हाँ जी, कितना आएगा? यस एनीवन? टाउ बाय आई। ये कितने कहते हैं? टाउ बाय आई आएगा, टाउ बाय आई। इनके ताऊ को भी बुलाते हैं। अच्छा, जो कहते हैं F/m का ही आएगा, जो कहते हैं F/m का ही आएगा। ओके, कोई और आंसर? हाँ जी, कोई और आंसर? चलो पास करो जी जल्दी। हाँ शायद से सर लीनियर एक्सेलरेशन तो आएगा नहीं सर, इसमें लीनियर आएगा ही नहीं, रोटेशनल आ सकता है सर शायद से। अच्छा जी, देख लो। कोई और? कोई कुछ और कहना चाह रहा है? चलो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। इसमें और इस केस में फ़र्क समझ में आने की ज़रूरत है। इसमें F/m का एक्सेलरेशन आएगा और इसमें भी F/m का ही एक्सेलरेशन आएगा, सेम आता है। दोनों के अंदर जो एक्सेलरेशन आएगा उसकी वैल्यू सेम होगी F/m। न्यूटन ने ये थोड़ा ना कहा था, देखो न्यूटन ने क्या कहा था कि अगर m मास की बॉडी पे F का फोर्स लगेगा तो उसके अंदर F/m का एक्सेलरेशन आता है। उसने ये थोड़ा ना कहा था कि रोड होनी चाहिए, कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कि रोड होनी चाहिए, और ये भी नहीं कहा था कि कहाँ पे फोर्स लगना चाहिए, सेंटर पे लगना चाहिए, सेंटर से हटके लगना चाहिए, एंड पे लगना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा था। उसने तो ये कहा था कि अगर m मास की बॉडी है और उसके ऊपर F का फोर्स लगा दिया तो उसके अंदर एक्सेलरेशन आएगा F/m का। m मास की बॉडी है, F का फोर्स लगा दिया तो एक्सेलरेशन आएगा F/m का, ये उसने कहा था। तो कहीं लगाओ यार, जहाँ मन करे वहाँ लगाओ, एक्सेलरेशन तो इतना ही आएगा। फिर आप ये कहोगे कि सर इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? फिर दोनों में क्या फ़र्क है? सुनो ध्यान से। ये फोर्स ना ये सेंटर पे लग रहा है, जब फोर्स सेंटर पे लगता है ना तो सिर्फ वो एक्सेलरेशन नहीं आता है, लीनियर एक्सेलरेशन। और अगर फोर्स सेंटर से हटके लगे ना तो वो लीनियर एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा F/m का। साथ में एक फिजिकल क्वांटिटी और एक्ट करने लगती है ऑटोमेटिक, एंड दैट इज टॉर्क। टॉर्क अपने आप ही आ जाता है, और टॉर्क की वजह से रोटेशनल इफेक्ट आएगा, उसकी वजह से एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, ये घूमना और शुरू कर देगी साथ में। मतलब इसका सेंटर ऑफ मास तो F/m से ही चलेगा, इसके सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन होगा वो तो F/m ही होगा, ठीक है? लेकिन ये साथ में घूमना शुरू करेगी, और घूमना क्यों शुरू किया? क्योंकि एक टॉर्क लग गया, और टॉर्क जो है वो अपने आप ही लग गया। अकेला टॉर्क कभी नहीं लगता, टॉर्क फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आती है और तभी लगती है जब फोर्स सेंटर से हटके लग रहा हो। समझ आ रही है बात आपको? अकेला टॉर्क नहीं लग सकता, फोर्स जरूर लगेगा, और फोर्स की वजह से टॉर्क आता है। तो यानी कि ये वाली जो रोड है, ये वाली रोड देखो आगे तो जाएगी ही जाएगी, साथ में ऐसी मोशन करेगी ये वाली। इस तरीके से टक 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 ऐसे मोशन करेगी। ये रोड जो है ना वो इस तरीके की मोशन करती है। माइक दो भाई इसको। फोर्स ऐसे ही लग रहा है, फोर्स ऐसे ही लग रहा है, ठीक है ना?
और एक इंस्टेंट के लिए डिस्कशन करेंगे, लंबे समय के लिए डिस्कशन नहीं कर रहे। इंस्टेंटली कितना टॉर्क आएगा वो अगर देखना है अपने को, देखो कितना टॉर्क आता है। यहाँ पे जो टॉर्क लगेगा ना, ये होता है फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, ये होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी आर, सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, ये L/2 है। टॉर्क लगेगा F इंटू L/2, इतना लगेगा टॉर्क, ठीक है ना। आपको ये कहते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा सेंटर के अबाउट, अल्फा की वैल्यू, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबको पता है टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, ये फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ। टाउ इक्वल टू आई अल्फा होता है, टाउ हो जाएगा FL/2, आई हो जाएगा mL²/12 इंटू अल्फा। सोल्व कर लो, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, L से L गया 2 6 12, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ 6F/ml, इतना टॉर्क, इतना अल्फा आएगा, इतना एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। इस केस में एंगुलर एक्सेलरेशन भी बता सकते हो कितना आएगा, 6F/ml, इतना एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। घूमना शुरू कर देगी और एंगुलर एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। अच्छा, टॉर्क जो है ना एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो फोर्स के साथ ही फ्री ऑफ कॉस्ट आती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई अकेला मतलब जो है ना फोर्स लग गया अपने आप ही, मतलब अकेला टॉर्क लग गया, ऐसा कभी नहीं होता। और फोर्स की वजह से टॉर्क तब आता है जब फोर्स सेंटर से हटके लगे, जब फोर्स कहाँ पे लगे, सेंटर से हटके लगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको याद रहेगा। हुआ ये, मैं एक दुकानदार के पास गया, एक बुक सेलर के पास। मैंने कहा जी ऐसा है, ये डस्टर दे दो 10 रुपये का, डस्टर 10 रुपये का ही आता है, ये 15 का आता होगा कहीं कहीं, 10 रुपये का। उसने कहा जी देखो ऐसा है, अकेला डस्टर तो हम रखते ही नहीं, हम कॉम्बो रखते हैं, डस्टर प्लस मार्कर, और ये 40 रुपये का सिस्टम है। ये टोटल 50 रुपये का, 40 रुपये का ये मार्कर है, ये ना टोटल ये 50 रुपये का है। ये पैकिंग करके टेप लगा रखी है इसके ऊपर ऐसे, कहते जी कॉम्बो है, ये कॉम्बो ले लो जी 50 रुपये का। मैंने कहा जी मार्कर तो चाहिए ही नहीं, मार्कर तो हमारे पास पड़े हैं। तो आप ऐसा करो ना, ये मार्कर अपना रख लो, यहाँ से निकाल के 10 रुपये का दे दो डस्टर। उसने ना जी ना, अकेला डस्टर मिलता ही नहीं, मार्कर लेना पड़ेगा। कॉम्बो क्या है, मार्कर लेना पड़ेगा, मेन तो मार्कर है ये मार्कर की कॉस्ट है 50 रुपये, और ये डस्टर फ्री में है इसके साथ। मैंने कहा अकेला मार्कर 50 रुपये का, लेकिन डस्टर फ्री में है। अके फ्री वाली चीज़ ऐसे नहीं मिलती। मैंने कहा ये डस्टर फ्री में, मार्कर ये वो फ्री वाला दे दो ना, वो रुपये भी नहीं लगेंगे ऐसे केस के अंदर ठीक है ना, पैसे भी नहीं लगेंगे, फ्री वाला दे दो। एक कहते हैं ना कि 2 के साथ 1 शर्ट फ्री, कहते भाई वो फ्री वाली दे दे बस देखो इसके अंदर जो है ना, तो ये डस्टर इसका फ्री वाला है, तो 50 रुपये लगेंगे, और ये फ्री वाला है डस्टर। तो मैंने उसको कहा भाई ऐसा कर, तो एक काम कर 20 रुपये रख ले, वो सिर्फ डस्टर देते, मार्कर नहीं चाहिए यार। कहते ना ऐसे नहीं हो सकता, मार्कर लेना पड़ेगा, मार्कर से डस्टर फ्री है 50 रुपये। मैंने कहा चले काम कर, तू 40 रुपये रख, और ये डस्टर दे दे, मार्कर नहीं चाहिए। तो नहीं पहले मार्कर लेना पड़ेगा, मार्कर डस्टर फ्री। मैं काम कर, तू पूरे 50 पकड़े यार, और एक काम कर डस्टर दे। नहीं पहले मार्कर लेना पड़ेगा, उसका डस्टर फ्री। मैंने सोचा भाई ये काम कर, तू 100 रुपये पकड़े यार। कहते ना पहले मार्कर लेना पड़ेगा, डस्टर फ्री। मैंने कहा काम कर 500 का पकड़। कहता ना भाई ना पहले मार्कर लेना पड़ेगा, डस्टर फ्री। मैंने 2000 का नोट दे दिया उसको, 2000 का नोट। मैंने कहा लिया पकड़े भाई। कहते ना भाई अपने वापस रखो पैसे, मार्कर लेना पड़ेगा, डस्टर फ्री, अकेला डस्टर मिलता ही नहीं। मैंने उसको 5 लाख रुपए चेक काट दिया, 5 लाख रुपए चेक। मैंने कहा भाई एक काम कर, डस्टर दे दे भाई, मार्कर नहीं चाहिए, मार्कर नहीं चाहिए। कहते ना ये अपने पास ही रखो, अपने को तो सीधी सी बात है, मार्कर लेना पड़ेगा और डस्टर फ्री। मैंने सोचा भाई मैं ना अपना इंस्टीट्यूट, अपनी जमीन जायदाद मकान सब तेरे नाम कर दे रहा हूँ, मेरे को सिर्फ तो डस्टर दे दे यार, मेरे को अकेला डस्टर चाहिए। कहते ना मार्कर लेना पड़ेगा, साथ में क्या बोल गया भाई,
दोनों पागल है। नल्ला है कहीं का, बोल रहा है कि दोनों पागल है। सुनो, मार्कर ले ले इसके साथ, डस्टर 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 तो अकेला मिल ही नहीं सकता, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पर देखो, सुनो ध्यान से, ये मार्कर है फोर्स और ये डस्टर टॉर्क, ठीक है ना। मतलब जो टॉर्क है वो फोर्स के साथ फ्री में ही आएगा, अकेला टॉर्क लग ही नहीं सकता, अकेला टॉर्क आ ही नहीं सकता। अगर मैं आपको ये कहूँ जैसे कि अकेला डस्टर मिल ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर लो एट एनी कॉस्ट, अकेला डस्टर नहीं मिल सकता, मार्कर तो लेना ही पड़ेगा, उसके बाद ही डस्टर मिलेगा। तो इन द सेम वे यहाँ पर भी ऐसे ही है, अकेला टॉर्क लग ही नहीं सकता। अगर कोई ये कह रहा है कि एक बॉडी के ऊपर टॉर्क तो लग रहा है बट फोर्स नहीं लग रहा, बेवकूफ़ी है। ये हो सकता है नेट फोर्स जीरो, बट फोर्स लगेगा जरूर, फोर्स लगेगा जरूर। नेट जीरो हो सकता है बट लगेगा जरूर। फोर्स एक्चुअल में और टॉर्क जो है ना, वो फोर्स से फ्री में ही आता है हमेशा ही, ठीक है। और वो कब आता है? जब फोर्स सेंटर से हटके लगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। सुनो, एक तो फोर्स ऐसे लगा, इस वाले एंड पे फोर्स ऐसे लगा, ये L/2, ये भी L/2, ठीक है। ये सेंटर और एंड की भी जगह पे L/2 है, यहाँ पे भी सेंटर और एंड की भी जगह पे L/2। एक फोर्स ऐसे लगा इस वाले एंड पे, एक इस वाले एंड पे लगा। नेट फोर्स तो जीरो है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है दोनों फोर्सेस। दोनों फोर्सेस क्या है यहाँ पे? इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है। और बीच में ये सेंटर है। आपको जो है ना टॉर्क के बारे में बताना है कि इसके अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आएगा, ये बताना है। सुनो मैं बताता हूँ आपको, देखो करो आप एक बार, अल्फा बताओ, फाइंड अल्फा। क्वेश्चन ये है, मास m में अल्फा बताना कितना हो जाएगा। सुनो बताते हैं कैसे आएगा। देखो इसके अंदर यहाँ पे सेंटर है, ठीक है ना, ये सेंटर है, फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना, फोर्स इधर लगा। टॉर्क किस सेंस में आ रहा है? इस सेंस में ना। कई लोगों को लगता है कि नेट फोर्स जीरो तो सर नेट टॉर्क भी जीरो, जरूरी नहीं है। सेंस देखी जाती है टॉर्क की। टॉर्क गया तो क्लॉकवाइज सेंस में होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये वाला फोर्स है ना, ये किस सेंस में टॉर्क लेके आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा ये वाला देखना, ये एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करके देख लिया करो आप, ठीक है ना, ऐसे लगा के देखना पड़ेगा, देख के ही पता लग जाएगा कि कौन सी सेंस सेम आ रही है। फोर्स भले ही अपोजिट है लेकिन हो सकता है उनकी सेंस सेम हो दोनों की। तो नेट टॉर्क जीरो नहीं है यहाँ पे, नेट फोर्स तो जीरो है लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है। इस केस के अंदर एक बात बताइए, अगर यहाँ पे हम लोग टॉर्क की बात करें, देखो एफ नेट, अगर इसमें कोई एफ नेट बोल दे तो जीरो है। तो टॉर्क इस ऊपर वाले की वजह से टॉर्क कितना आएगा यहाँ पे? एफ इंटू L/2। और नीचे वाले की वजह से बताइए एफ इंटू L/2। ये किस सेंस में आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो टाउ नेट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? एफ इंटू L। ये भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपके पास टाउ नेट की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ टाउ नेट। इतना आएगा नेट टॉर्क, एफ इंटू L, एफ इंटू L/2 प्लस एफ इंटू L/2, यानी कि ओवरऑल जो नेट आ जाएगा वो एफ इंटू L के बराबर आ जाएगा। ये टाउ नेट आ गया आपके पास, ठीक है ना। ये आपके पास टॉर्क आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा सेंटर के अबाउट? ml²/12
ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। फिर क्या लिखोगे बताइए आप इस केस के अंदर, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ की वैल्यू एफ इंटू एल, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एम एल स्क्वायर बाई 12 इंटू एल्फा, ठीक है ना। एल से एल गया, एल से एल गया, एल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 12 एफ डिवाइडेड बाई में एम एल, दिस इज द एल्फा हियर, ये आपके पास एल्फा निकल के आएगा। हाँ जी, बात समझ में आ गई होगी। ये वाला डिस्कशन कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया, ये जो इतना डिस्कशन जिनको समझ आ गया, वेरी गुड। ये स्मूथ सरफेस पे एक रोड है, ये ना सारी स्मूथ सरफेस पे पड़ी हुई है सारी रोड, एफ का फोर्स लगा दिया जी, ये वाला एंगल थीटा, मास एम एल लेंथ एल है। इस केस में फाइंड अल्फा, अल्फा की वैल्यू बतानी है कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। फाइंड अल्फा करिए इसको, फाइंड अल्फा। सुनो कैसे करेंगे, देखो आप इस एफ के दो कंपाउंड ले लो आप, एक इस तरफ आएगा एक इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा एफ कोस थीटा, इस तरफ क्या आएगा एफ साइन थीटा, एफ को हटा दो यहाँ से, एक तो आया एफ कोस थीटा और एक आया एफ साइन थीटा। ये एफ साइन थीटा तो सेंटर से ही पास कर रहा है, अगर कोई भी फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन से पास कर रहा हो, ठीक है, तो उसकी वजह से टॉर्क जीरो आता है। वैसे भी ना परपेंडिकुलर होना चाहिए, देखो पता है क्या इसमें ना आर वेक्टर इस तरफ है, आर वेक्टर इस तरफ, आर वेक्टर अवे होता है सेंटर से अवे, तो एफ को थीटा वाला कंपोनेंट डील हो गया आप इस चीज़ के अंदर। पता है वैसे जो फॉर्मूला होता है इसका आर क्रॉस एफ होता है वैसे तो, मतलब या फिर आप ऐसे सोच सकते हो जो टॉर्क होता है ना वास्तव में एफ इंटू आर परपेंडिकुलर होता है, एफ इंटू आर नहीं होता, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर होता है। तो फोर्स परपेंडिकुलर, देखो आर वेक्टर तो इस तरफ है ऐसे, आर वेक्टर नीचे है और फोर्स वेक्टर इधर वाला कंपोनेंट लोगे आप, ठीक है ना। वैसे इसका जो बिल्कुल जो सबसे जनरल फॉर्मूला है वो तो ये है आर क्रॉस एफ, यानी कि आर एफ साइन थीटा, ये होता है, ये भी आप लगा सकते हो, बट ये हम यूज़ नहीं, सीधा एफ इंटू आर परपेंडिकुलर इसको लगा दो, ठीक है। इससे ये पता लगता है कि आर और एफ के बीच का एंगल जीरो हुआ तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, आर और एफ के बीच का एंगल क्या हुआ जीरो, जैसे कि ये एफ साइन थीटा इधर ही है और आर भी इधर ही है, इसलिए एफ साइन थीटा की वजह से टॉर्क जीरो आएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही आपको। यहाँ पर याद रखिए अगर कोई भी फोर्स सेंटर ऑफ रोटेशन या एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है तो उसकी वजह से टॉर्क जीरो आता है। अब एक बात बताओ शरण जी, एक बार ना इधर करो ये कैमरा यहाँ पे, ये ना दरवाजा मेरी बॉडी कम से कम ही दिखेगी, ठीक है, नीचे से लेके, ठीक है, दिख रहा है ना। सुनो मुझे जो है ना ये खोलना है, ये दरवाजा बंद करना है मुझे, ठीक है ना। मान लो मैं रोबोट हूँ, मेरे को ये कहा गया कि दरवाजा बंद करो, मैंने आपसे पूछा कि दरवाजा कैसे बंद होगा, आपने बोला कि सर फोर्स लगाओ फोर्स, मैंने कहा ठीक है फोर्स लगाता हूँ, ये लो ये तो नहीं बंद हो रहा, सर डायरेक्शन बदलो डायरेक्शन, ये तो नहीं यार बंद ही नहीं हो रहा, ये क्या मतलब है सर, फोर्स डायरेक्शन बदलो सर, और भी डायरेक्शन, बंद ही नहीं हो रहा यार, क्या करें यार बंद ही नहीं हो रहा, क्या फोर्स ज्यादा लगाना है क्या, कह रहे हैं कि सर फोर्स कम रह गया, कह रहे हैं फोर्स कम रह गया सर, थोड़ा और ज्यादा लगाओ तभी होएगा बंद। तो यहाँ पर चलो
डायरेक्शन बदलो सर। यार ये बंद ही नहीं हो रहा यार, क्या करूं भाई। हाँ, दरवाजा बंद नहीं हो रहा। फोर्स भी लगा लिया, खूब फोर्स लगा लिया। इसके पीछे रीजन क्या है? कोई भी स्टूडेंट, रीजन, माइक दे दो भाई। कोई रीजन बताएगा क्यों नहीं बंद हो रहा है? कोई बताएगा इसका रीजन? हाँ जी, यस, साइंटिफिक रीजन बताना है। कहीं ये बोल दो सर आप में दिमाग नाम की चीज नहीं है। पूछ रहे रीजन। सर आप जितनी भी फोर्सेस लगा रहे हो वो उसके एक्सिस पे ही लग रही हैं, तो उस वजह से एक्सिस से पास कर रही हैं वो। हाँ, तो देखो, उससे या तो कोई एक्सिस भी से वो पास कर रही है, एक्सिस के पैरेलल है। दोनों में से काम हो रहा है। देखिए आप, मैंने फोर्स लगाया ये वाला फोर्स इधर था और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वाला है, इसके पैरेलल है फोर्स। मैं लगाया ऊपर, फोर्स ऊपर लगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे पैरेलल हो गए दोनों, तो नहीं खुलेगा। तीसरा मैंने ऐसे किया, ये वाला जो फोर्स था ये कहाँ से पास कर रहा है? एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये ऐसे किया, ये वाला जो फोर्स है ये भी एक्सिस से पास कर रहा है। अगर मैं इसको परपेंडिकुलर लगाऊं ऐसे, ये आर वेक्टर तो इस तरफ है, ये एक्सिस है, आर वेक्टर इस तरफ है। जब ये दरवाजा यहाँ पर आएगा ना तो आर वेक्टर इस तरफ होगा, जब यहाँ आएगा तो आर वेक्टर इस तरफ होगा, जब यहाँ आएगा तो आर वेक्टर इस तरफ होगा। ठीक है, एक्सिस से वे होता है, ये आर वेक्टर इस तरफ है। मैं फोर्स अगर ऐसे लगाऊँ ना ऐसे, तो ये बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि आर और ये एफ दोनों के बीच एंगल कितना है? 90। और इसलिए टॉर्क आया, टॉर्क की वजह से घुमाइए, घुमाने के लिए टॉर्क तो चाहिए होगा यार। और दूसरी बात, हम जो फोर्स लगाते हैं ना बिल्कुल परपेंडिकुलर लगाते हैं, ये ऐसे, और अपनी डायरेक्शन भी बदलते रहते हैं। देखो यहाँ पर है तो फोर्स ऐसे लगाएंगे, यहाँ पर है तो फोर्स ऐसे, यहाँ पर तो ऐसे। आर वेक्टर की ताकि हमेशा परपेंडिकुलर रहे, ना तो टॉर्क ज़्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा ज़्यादा टॉर्क लाने के लिए। हमें आसानी से तभी खोल पाते हैं जब नॉर्मली फोर्स अप्लाई करें परपेंडिकुलरली। और एक और बात है, यहाँ पर ये जो इसका हैंडल है ये वाला, इस हैंडल को यहीं लगाया जाता है, यहाँ क्यों नहीं लगाया जाता? यहाँ पे टॉर्क इतना अच्छा नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आर कम रह गया, आर कम रह गया तो टॉर्क कहाँ पाया? टॉर्क उतना ही ज़्यादा आएगा जितना ज़्यादा आर होएगा, और आर उतना ही ज़्यादा होगा जितना एंड पे लगाओगे आप। इसलिए इसको जो है ना, ये जो हैंडल है इसको एंड पॉइंट पे लगाया जाता है। बात समझ आ गई आपको? यानी कि अगर कोई भी फोर्स अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल है या फिर उसमें से पास कर रहा है तो टॉर्क उसकी वजह से नहीं आता। लिख लो इस बात को नोट करके। इफ ए फोर्स इज पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन और passing through it, then torque due to it is 0। इसकी वजह से टॉर्क 0 हो जाएगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे जो टॉर्क की वैल्यू आएगी, इस केस में टॉर्क निकालना है तो इधर लगा एफ साइन थीटा, ये L/2, ठीक है ना। यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये एफ साइन थीटा इंटू L/2, ये आएगा टॉर्क। किस सेंस में आएगा? क्लॉकवाइज सेंस में। एफ कोस थीटा एफ कोस थीटा इधर लगा और इंटू L/2, इतना टॉर्क लगेगा। ठीक है, फिर क्या करोगे आप? टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा, यहाँ पर होएगा ये एफ कोस थीटा इंटू L/2 इज इक्वल्स टू ml/12 इंटू अल्फा, ml/12, क्योंकि सेंटर के अबाउट निकालना है ना, और सेंटर के अबाउट ही होता है जब फ्री हो ना रोड। व्हेन द रोड इज फ्री तो हम सेंटर के अबाउट ही निकालते हैं। ml/3 अगर यहाँ पे कील लगी हुई होती है ना, यहाँ पे कील लगा रखी होती है तो रोटेशन इस कील के अबाउट ही होता है। फिर तो ml/3 लेते हैं। अब यहाँ कोई कील वगैरह तो लगी नहीं हुई, कुछ नहीं लगा हुआ, तो फिर सेंटर के अबाउट ही लेंगे। अगर दे नहीं रखा ना किसके अबाउट रोटेशन हो रहा है तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके अबाउट, फिर सेंटर के अबाउट ही लेते हैं हम। ठीक है ना, सेंटर के अबाउट ml/12 ही आएगा। एल से गया, अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 12f cos थीटा बाई ml, 12f cos थीटा अपॉन में ml।
क्या आएगा 6f cos थीटा बाई में ml, ये आएगी अल्फा की वैल्यू। दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। दिस इज द एंगुलर एक्सेलरेशन हियर। कोई शक है किसी को इस चीज में? हाँ जी, कोई डाउट? ये आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगला डिस्कशन, इस बार जो है ना कीली लगी हुई है भाई। मास एम लेंथ एल, नेल यहाँ लगा रखी है, फाइंड अल्फा। क्वेश्चन ये है, यहाँ पे नेल है ये, मास एम लेंथ एल, ठीक है, नेल है, और एंड पॉइंट पे फोर्स लगा दिया गया एफ का, ठीक है। बताइए आप। सुना करते हैं इसको। इसके अंदर जो है ना, तो कैसे करोगे आप, दो कंपोनेंट आएंगे इसके, एक इधर आएगा एफ कोस थीटा, एक इधर आएगा एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा तो ये नील में से ही पास कर रहा है, कील में से ही पास कर रहा है एफ साइन थीटा, तो इसकी वजह से क्या आएगा यहाँ पे, टॉर्क जीरो आएगा। एफ कोस थीटा की वजह से टॉर्क कितना आएगा, एफ कोस थीटा इंटू एल, इतना आएगा टॉर्क, एफ कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई एल, ये आएगा टॉर्क। अब क्या करोगे बताइए, इसमें टाउ इज इक्वल्स टू आई अल्फा। टॉर्क की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, टॉर्क की वैल्यू एफ कोस थीटा इंटू एल, और आई की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा, एम एल स्क्वायर बाई 3 इंटू एल्फा हो जाएगा, ठीक है। एल से एल गया, एल से एल गया, एल्फा की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, 3f कोस थीटा डिवाइड बाई एम एल, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। 3f कोस थीटा डिवाइड बाई एम एल, ये आपके पास अल्फा की वैल्यू आएगी। दिस इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। कोई शक हो तो बताओ इस चीज़ के अंदर, ये आपके पास अल्फा निकल के आ गया। इसमें बस ये था एम एल स्क्वायर बाई 12 की जगह एम एल स्क्वायर बाई 3 लेना था बस, ठीक है। कुछ सोचना, माइक लेके बोलना। हाँ भाई, सर इसमें एफ कोस थीटा इंटू एल क्यों किया, एफ कोस इंटू एल क्यों किया? एल एल बाई 2 क्यों नहीं लिया? अच्छा, पहले जो रोटेशन हो रहा था किसके अबाउट हो रहा था, सेंटर के सेंटर अबाउट। के। तो आर वेक्टर कहाँ से लोगे, सेंटर और फोर्स के बीच की डिस्टेंस लोगे, जिस पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन किसको बोलते हैं, जिस पॉइंट पे एप्लीकेशन हो रहा है, जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, सीधी सी बात है। तो इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है और पहले सेंटर के अबाउट रोटेशन हो रहा था, तो सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस लिया था L/2। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो ये है, फोर्स यहाँ पे लग रहा है, रोटेशन इस पॉइंट के अबाउट हो रहा है, तो आर वेक्टर जो होगा ना, आर यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस लोगे। आगे समझो, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना, उस पॉइंट से लेके और जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, उनके बीच का गैप लेना पड़ता है, गैप, ठीक है। कोई शक है किसी को चीज में, समझ आ गया क्या? अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन देखिए अब आप, एक और क्वेश्चन करके दिखाना जरा।
एक रोड है ये 6 किलो की है, 12 मीटर इसकी लेंथ है। छः किलो की और 12 मीटर लेंथ है। देखो फोर्स लगे, एक तो इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा, एक इधर लगा। 6 न्यूटन, 4 न्यूटन, ठीक है, 6 न्यूटन और 4 न्यूटन, ये 2 न्यूटन कर लो, 2 न्यूटन और ये 8 न्यूटन, ठीक है। 12 मीटर लंबी रोड है ना, ऊपर वाली आधी 6 मीटर, नीचे वाली आधी 6 मीटर, 3 मीटर ये, 3 मीटर सही ये है, 3 मीटर पार्ट ये और 3 मीटर पार्ट ये। टॉर्क की वैल्यू बताओ कितने कितने हो जाएगी यहाँ पे। ये इस सेंटर के अबाउट, सेंटर फिक्स्ड है यहाँ पे, सेंटर के आगे इसके ऊपर कील लगा रखी है यहाँ पे, सेंटर ऑफ फ्री है या फिर ये सोचो, बताइए अल्फा बताओ, फाइंड अल्फा, ये क्वेश्चन, फाइंड अल्फा। तो मैं करके दिखा रहा हूँ, सुनो, कोई बात नहीं, आप कर लेंगे मुझे पता है, फिर भी मैं कर देता हूँ। तो टॉक ड्यू टू 4 न्यूटन, पहले 4 न्यूटन की वजह से ये वाली डिस्टेंस 6 मीटर, 4 × 6 कितना आएगा ये 24, किस सेंस में आएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज आएगा। ये ऐसे है रोड यार, समझ रहे हो ना यार, ठीक है, ऐसे घूमने की कोशिश कर रही है, बड़ी रोड लेके करके देख लो यार, ठीक है ना। अच्छा ये टॉर्क ऐसे ही निकलता है सेंस, तो जो पेन होएगा ना एग्जाम में, पेन से करके देखोगे आप इसी तरीके, ये ऐसे है, सब पता लग रहा है ऐसे घूमेगा ये। देखो अब आप उसके बाद 24 इस सेंस में आएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज 6 न्यूटन की वजह से। बताओ 6 × 3 यार, 6 × 3 कितना आएगा यहाँ पर ये 18 न्यूटन, किस सेंस में आएगा ये, हाँ जी क्लॉकवाइज सेंस में। समझ रहे हो ना, क्लॉकवाइज 2 न्यूटन की वजह से, टॉर्क ड्यू टू 2 न्यूटन कितना आएगा बताइए यहाँ पे, समझ गए आप। 2 × 3 किस सेंस में आएगा, क्लॉक, न्यूटन क्यों लिख दिया ये, न्यूटन मीटर आएगा टॉर्क, तो यूनिट इसकी न्यूटन मीटर होती है वैसे। टॉर्क ड्यू टू 8 न्यूटन कितना आएगा बताइए, 8 × 6 48 किस सेंस में आएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज। टाउ नेट क्या आएगा, टाउ नेट बताइए, ये दोनों एंटी क्लॉक वाले जोड़ दो, कितना आएगा 72,
एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है 18 और 6 24, ये क्लॉकवाइज आएगा कितना आएगा ये 48 48 आएगा, एंटी क्लॉकवाइज आएगा 48 48 48 आएगा। घटाना आता नहीं है 38, मेडिकल होगा जरूर 32 नॉन मेडिकल है क्या? IIT करूँगा IIT। देखो कोई बात नहीं, गलती हो जाती है यार, मेरे से भी जाती हैं ऐसी गलतियाँ, ठीक है, मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 72 में से 24 चला गया, 48 बचा, ठीक है ना। ये आंसर। अब टाउ इक्वल टू आई अल्फा कर दो, आई की वैल्यू लिख लो, इसकी आई की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे ml²/12, ml²/12, मास कितना है इसका 6 kg, लेंथ कितनी है 12² कितना आएगा यहाँ पर ये 72 आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डायरेक्ट सेंस कौन सी आएगी इसकी, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? 72 की एंटी क्लॉकवाइज, वेरी गुड। क्या कहते तो डायरेक्शन तो सोचने लग गए, आई की कोई सेंस होती नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो पता चले इसकी सेंस देखना शुरू कर दिया। टाउ इक्वल टू आई अल्फा, टाउ है यहाँ पे 48, आई है 72 इंटू अल्फा, 48/72, 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आएगा आंसर, 2/3 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये आएगा आपके पास। माइक दो जी, माइक जल्दी। ऑन है ना माइक? ऑन करके दिया करो इनको। ये तो गिवन था, और गिवन जो भी होगा वही लेंगे। नहीं सर, सेंटर के अबाउट लेना है ना, तो पूरी रोड की लेंथ लोगे ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते वक्त। हाँ सर, तो पूरी रोड की लेंथ लोगे ना, आधी आधी रोड की क्यों लोगे आप? सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है ना सर। हाँ तो फिर क्या हो गया, तो पूरी रोड की लेंथ तो पूरी रोड की ही लेते हैं हम लोग। वो जो ml²/12 होता है उसमें L पूरी रोड की लेंथ होती है वो, ठीक है, ओके। अब सुनो अगली बात। एक और क्वेश्चन करिए ध्यान आपसे। ये वाला एंगल 30 डिग्री, इसमें भी ये वाला एंगल 30 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ठीक है जी। ये सेंटर है, 2 मीटर ये है, 2 मीटर ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर ये वाला है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 मीटर ये वाला है, 2 2 2 और 2, ठीक है। अब सुनो, ये वाला फोर्स है 20√3, ठीक है, ये 10√3, ये है ये भी अगेन 20√3, चलो ये 30√3 कर लो, 40√3 कर लो, ये 10√3 कर लो, ठीक है, 30√3 कर लो, 30√3 30√3 40√3 10√3 20√3। मास है इसका भाई 6 किलो, लेंथ होगी 8 मीटर। बताओ फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा।
सुनो मैं करता हूँ, देखो सुनो, पहले इसकी टॉर्क निकालो 20√3 की वजह से। देखो 20√3 इधर वाला का cos 30, वो वाला कंपोनेंट लोग हैं। cos 30 होता है √3/2, ठीक है। सेंटर से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी 4, और ये क्लॉकवाइज सेंस में आएगा, क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। √3 से √3 गया, √3 से √3 3 आ जाएगा, 60/2 30 × 4 120 आएगा, 120 न्यूटन मीटर, इस सेंस में आएगा ये, ठीक है। 20√3। अच्छा अब सुनो, 10√3, इसकी वजह से कितना आएगा, टॉर्क ड्यू टू 10√3 न्यूटन, ये आएगा यहाँ पे 10√3 cos 30 इधर आएगा sin 30, cos 30 इधर आ जाएगा cos 30, √3/2 होता है, 10√3 इंटू √3/2 इंटू 2, कितना आएगा यहाँ पर, ये 30 आएगा ये, ठीक है। 30 किस सेंस में आएगा ये, इस सेंस में आ जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे 40√3 की जैसे टॉर्क ड्यू टू 40√3 न्यूटन, कितना आएगा 40√3 इंटू 40√3 cos 60 इधर आएगा sin 60, sin 60 √3/2 होता है परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इंटू 2, यानी कितना आएगा 120 आ जाएगा 30√3 की वजह से। कितना आएगा यहाँ पे 30√3 इंटू √3/2 इंटू 4, यानी कितना आएगा ये, यहाँ पर आएगा ये 180 आ रहा है क्या, 180 किस सेंस में आएगा ये, एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ दो, टाउ नेट आ जाएगा, यहाँ से टाउ नेट आ जाएगा, इसको इसको जोड़ो, कितना हो जाएगा ये 300, 300 में से 150 घटा दो, कितना आएगा ये 150 आएगा क्लॉकवाइज, 150 आ जाएगा क्लॉकवाइज। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस चीज़ के अंदर। अब टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा कर दो आप, टाउ इक्वल्स टू आई अल्फा, टाउ की वैल्यू 150, आई ml²/12, आई होएगा यहाँ पे m इंटू L²/12, मास है 6 kg, L यानी कि 8 का स्क्वायर/12, 32 हो जाएगा आपके पास। ये आ जाएगा आंसर, दिस इज द आंसर। कोई शक है किसी को इसमें? अगला क्वेश्चन, टॉपिक का नाम है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक रोड है ये, मास 6 किलो, ये सेंटर है, एक स्पोर्ट तो लगा हुआ है यहाँ पे 2 मीटर इधर, एक स्पोर्ट लगा हुआ है इधर 4 मीटर इधर, एक तो 2 मीटर इधर लगा हुआ है, एक 4 मीटर इधर लगा हुआ है, ठीक है। टोटल ये 12 मीटर लंबी है, टोटल 12 मीटर लंबी है ये सेंटर है, ठीक है। ये वाला स्पोर्ट लगाएगा नॉर्मल डायरेक्शन N1, ये लगाएगा N2, सेम नहीं लगाएंगे, अलग अलग लगाएंगे। ये लोड बराबर नहीं पड़ेगा, लोड बराबर नहीं पड़ना। लोड बराबर तब होता है जब ये सेंटर से ये जितनी डिस्टेंस पे हो, ये भी सेंटर से उतनी डिस्टेंस पे हो, तब लोड बराबर होता है। एक तो सेंटर के नज़दीक है, एक यहाँ पर है, तो लोड तो अलग अलग पड़ेगा यार। समझ आ रही है बात आपको? एक आप बंदे को उठाना, एक आदमी को लेटा हुआ है वो, एक ने तो उसको उठा लिया बीच में से, ऐसे बीच में से, और एक ने पैर 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 पकड़ रखे हैं ऐसे समझ रहे आप? और वो उठ गया, तो ज़्यादा लोड किस पे है?
बीच वाले पे वो पैर वाला क्या कर रहा है, कुछ ये कर रहा होता आराम कर, पैर पैर उठा रहा है बस। देखो इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे N1 N2 ये लोड अलग अलग है। N1 N2 की वैल्यू बतानी है आपको, फाइंड N1 N2 अलग अलग बताने, फाइंड N1 एंड N2। ये पता है क्या, सुनो अब ध्यान से, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है ये। इसमें दो इक्वेशंस बनेगी, एक तो N1 प्लस N2 विल बी इक्वल्स टू mg, एक तो इक्वेशन ये बन गई N1 प्लस M2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, N1 प्लस N2 की वैल्यू mg के बराबर हो जाएगी, 60 के बराबर हो जाएगी। N1 प्लस N2 की वैल्यू 60 के बराबर आ गई। एक आएगा टॉर्क, टॉर्क इस N1 की वजह से इस सेंस में आएगा, क्लॉकवाइज सेंस में, और N2 की वजह से किस तरफ आएगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आएगा। N1 की वजह से जो टॉर्क आएगा वो आएगा N1 इंटू 2, N1 इस तरफ और 2 ये रहा, टॉर्क इस सेंस में नहीं आएगा क्या, सोचने वाली बात है। और इसकी वजह से सेंस में आएगा, तो नेट टॉर्क भी तो जीरो होना जरूरी है, नहीं है क्या जरूरी। यहाँ पर आएगा N2 इंटू 4, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास N1 इज इक्वल्स टू 2N2। दूसरी इक्वेशन ये बन गई, दो इक्वेशंस हैं, सोल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। हाँ जी, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको। ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम से हो पाया क्वेश्चन, ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम से हो पाया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये बताना आप मुझे, एक और क्वेश्चन है। एक्सपोर्ट तो ये ना, एक्सपोर्ट है ना, यहाँ पर ना एक रोड है ये, और ये स्टैंड है, ठीक है, बीचों बीच है ये। यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, टक टक ऐसे, एक यहाँ बैठा हुआ है, 4 किलो का बच्चा, 2 किलो का बच्चा, 2 मीटर पे, ये किनारे पे बैठा हुआ है 6 मीटर पे, ठीक है। आपको ये बताना है यहाँ से 4 मीटर दूरी पर कितने किलो का बच्चा बिठाएं कि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में रहे। फाइंड m फॉर अल्फा इक्वल टू 0, मतलब ये घूमे ना यार। देखो एक रोड है ये वाली, ठीक है ना, इसमें 4 किलो का बच्चा बैठा हुआ है यहाँ से सेंटर से 2 मीटर पे, ये 2 किलो का बच्चा बैठा हुआ है सेंटर से 6 मीटर पे, और ये एक m मास का बच्चा सेंटर से 4 मीटर पे। अल्फा की वैल्यू 0 करने के लिए मास कितना होना चाहिए बताना आपको। What should be the value of mass so that it remain at rest? देखो सुनो करते हैं, देखिए आप इसके ऊपर एक तो mg लगेगा भाई 20 न्यूटन, इस पे mg लगेगा 40 न्यूटन, ठीक है। एक mg इस पे लगेगा, ये m इंटू 10,
पता है क्या, ये वाला जो फोर्स है ना, इसे घुमाने की कोशिश करेगा इस सेंस में, है ना, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो टॉर्क ड्यू टू 4 kg बच्चा कितना आएगा बताइए? 14 × 2 किस सेंस में आएगा ये? इस सेंस में 80 का आएगा ये, 80 इस सेंस में। टॉर्क ड्यू टू 2 kg 2 × 6 कितना आएगा ये? 12 किस सेंस? 20 था, 20 × 6 कितना आएगा यहाँ पे? 120, ये भी इसी सेंस में आएगा। और टॉर्क ड्यू टू m कितना आएगा? 10m इंटू में 4 ना, इंटू 4, ये किस सेंस में आएगा? इस सेंस में आएगा। अब ये नेट टॉर्क 0 होना चाहिए इस पे, इसका मतलब इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होना चाहिए। इन दोनों का सम कितना आएगा? 200। ये कितना आएगा? 40m। m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 5 किलो का बच्चा होना जरूरी है। ये बात समझ में आ रही होगी आपको? कोई शक है किसी को इस बात में? आज की क्लास इतनी रहेगी।